वो दुष्ट कौवे के घर के पास ही कबूतर का आमों का बाग था। पेड़ों पर सभी आम पक चुके थे। उसकी मीठी मीठी खुशबू से जंगल के सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। घर में बैठे हुए गौरी और कालू कौवे को भी आम की मीठी खुशबू आती है। कालू जी, आमों की मीठी मीठी खुशबू आ रही है, जी कर रहा है कि अभी जाकर उस आमों को तोड़कर खा जाऊं। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अभी जाकर आम खा जाऊं, लेकिन तुम देख रही हो ना, वो गंदे आंखों वाला कबूतर अपने बाग की कैसी रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी आम चोरी करने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं। जब वो कबूतर सो जाएगा तब हम आमों की चोरी कर लेंगे। लेकिन कालू जी, मेरा मन तो अभी आम खाने का कर रहा है। अब कुछ भी करके मुझे आम लाकर दीजिए। गौरी, अब तुम ऐसा करो, कबूतर को किसी बहाने से यहाँ बुला लो और अपनी बातों में उलझा रखो। तब तक मैं कबूतर के कुछ आम चोरी कर लूंगा। कालू जी, अगर आप आम चुराते समय पकड़े गए तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। गौरी, तुम बेकार में ही डर रही हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम कबूतर को बुलाकर अपनी बातों में उलझा रखना। तब तक उससे बातें करते रहो जब तक मैं वापस न आ जाऊं। कालू कौवा के जाते ही गौरी कौवी झूठ मूठ का रोना रोने लगती है। अरे ओ कबूतर भैया, मेरे प्यारे कबूतर भैया, जल्दी यहाँ आओ। मेरे घर में सांप घुस आया है, जल्दी से उसे यहाँ से निकाल दो। गौरी की आवाज सुनकर कबूतर अपनी बगीचे की रखवाली छोड़कर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ गौरी, कहाँ सांप है? अभी बताओ, मैं उसे निकालता हूँ। मेरे घर के अंदर सांप घुस आया है, जल्दी अंदर जाकर उसे बाहर निकालिए। कबूतर एक लकड़ी ले जाता है, घोंसले के अंदर सांप को ढूंढने लगता है। उधर कालू कौवा बड़े ही आराम से कई सारे आम चुरा लेता है। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता तो कबूतर वहाँ से जाने लगता है। गौरी, लगता है मेरे आने के डर से सांप भाग गया है। अगर फिर से आया तो मुझे बुला लेना। मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो जंगल के पक्षी मेरे आम चुरा लेंगे। कबूतर के जाने के बाद कालू कौवा मीठे मीठे आम चुराकर अपने घर वापस आ जाता है। ये लो मेरी प्यारी पत्नी जी, पके हुए मीठे आम, अब आराम से खाओ। दोनों पति पत्नी मिलकर मीठे आम आराम से खाने लगते हैं। कालू जी, ये मीठे मीठे आम कितने मजेदार हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गौरी किसी न किसी बात में कबूतर को उलझाए रखती और कालू आम चोरी करके लाता। कबूतर भैया, जल्दी यहाँ आओ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए बुलबुल के पास से दवाइयाँ लाकर दे दीजिए। गौरी, तुम्हारा पति कालू कहाँ है? तुम मुझसे कुछ क्यों नहीं कहती? मेरा पति कुछ काम वाम नहीं करता, पूरे जंगल में बस आवारा घूमता रहता है। मेरे लिए पेट दर्द की दवाई लाकर दे दीजिए कबूतर भैया। बेचारे कबूतर को गौरी कवि पर तरस आ जाता है। वो जल्दी से जाकर बुलबुल से दवाइयाँ लाकर गौरी को दे देता है। लेकिन अब कबूतर को शक हो जाता है। अरे ये क्या, रोज रोज मेरे पेड़ से आम कम क्यों हो रहे हैं? लगता है मेरे आम कोई चुरा रहा है। ये बात मुझे जल्दी से जाकर रानू को बतानी होगी। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। फिर वो सारी बातें रानू चिड़िया को बताने लगता है कि कैसे उसके आम कम हो रहे हैं। कबूतर भैया, आप अपने बगीचे को छोड़कर कहीं जा रहे थे क्या? नहीं रानू बहन, दिन भर में मैं कहीं नहीं जाता हूँ, बस गौरी की मदद करने कभी कभी चला जाता हूँ। कबूतर भैया, कल सुबह आप किसी पक्षी की मदद करने के लिए मत जाना और रात के समय में अपने पेड़ों पर जाल बिछाए रखना। जो भी चोर होगा पकड़ा जाएगा। दूसरे दिन गौरी फिर से किसी बहाने से कबूतर को बुलाने लगती है, लेकिन इस बार कबूतर नहीं जाता है। कालू जी, अब क्या करें? ये मोटी आंखों वाला कबूतर अपने बगीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं गौरी, दिन में न सही, हम रात को आमों की चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय कबूतर अपने घर में सो जाता है। दूसरी तरफ जैसा रानू ने कहा था, कबूतर अपने पेड़ों पर जाल बिछा देता है। रात होते ही दोनों पति पत्नी आम चुराने के लिए कबूतर के बाग में आ जाते हैं और जल्दी जल्दी आम चुराने लगते हैं। लेकिन वे दोनों पेड़ पर बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। ये क्या हुआ कालू जी, हम दोनों तो जाल में फंस गए हैं। अब क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुबह होते ही सभी पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम दोनों ही आमों की चोरी कर रहे हैं। अब तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तभी कबूतर रानू को लेकर वहाँ आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पकड़ो पकड़ो, चोर आया चोर आया। अरे कबूतर, धीरे बोलो,
सारे जंगल के पक्षी सुन लेंगे, हमारी बदनामी होगी। तो तुम दोनों ही थे क्या जो इतने दिनों से मेरे आम चुरा रहे थे? इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा था। कबूतर भैया, मेरे प्यारे कबूतर भैया, मैं तुम्हारे आमों का नुकसान भर दूंगी, कृपा करके हमें जाने दो। कबूतर भैया, इन दोनों को आज के लिए छोड़ दो। अगर ये फिर से कभी चोरी करेंगे तो हम इन दोनों को जंगल से भगा देंगे। उस दिन के बाद से वे दोनों चोरियां करना छोड़ देते हैं। कई दिनों से उस जंगल में तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से जंगल के सारे पक्षियों के खेत भी खराब हो चुके थे। पक्षियों को अब खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। जंगल में हर जगह पानी भर चुका है, जिसके कारण अब खाना मिलना मुश्किल हो गया। हाँ, बारिश के पानी में हमारा खेत भी बह चुका है और हमारा खाना भी बह चुका है। पता नहीं चल रहा है कि ये बारिश कब रुकेगी। कालू और गोरी के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है, वो अभी तक पानी में नहीं डूबा। हाँ, हमें सबको उसके पास जाकर थोड़े से आम मांग लेने चाहिए। तुम सही कह रही हो, जल्दी से चलो, कालू कौवे के पास जाकर आम मांगकर खाते हैं। फिर सब पक्षी उड़ते हैं और तेज बारिश में कालू कौवे के पास जाते हैं। जब वे उसके घर पहुंचते हैं, फिर लूसी कालू कौवे के घर के बाहर खड़कर कालू कौवे को बुलाने लगती है। कालू भैया, बाहर आओ, हमें आपकी बहुत जरूरत है। कालू कौवा बाहर आता है और वो पक्षियों से कहता है, अरे पक्षियों, इतनी तेज बारिश में आप सबका मेरे यहाँ आना कैसे हुआ? ये भूख क्या कुछ नहीं करवाती कालू? हम सब काफी दिनों से भूखे हैं। हमारा खेत और सारा भोजन पानी में बह चुका है, इसलिए हम सब तुमसे आम मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ कालू, हम सबको एक एक आम दे दो, हमारे बच्चे और हम बहुत भूखे हैं। मैं तुम सबको आम तो दे दूंगा, लेकिन जैसे मैं पहले पैसों के बदले आम देता था, अभी भी वही करूँगा। पहले पैसे दो, फिर आम लो। मगर कालू, इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने के लिए ही कुछ नहीं है, तो पैसे कहाँ से लाएं? अगर तुम सबके पास पैसे नहीं है तो मैं आम भी नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। फिर कालू कौवा सभी पक्षियों को वहाँ से भगा देता है। वो सारे पक्षी निराश होकर एक बड़े से पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अब हम सब रानू के पास जा सकते हैं और उससे मदद मांग सकते हैं, क्योंकि वो काफी अमीर है। सभी पक्षी रानू चिड़िया के पास चले जाते हैं। रानू, जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। सारा खेत और सारा भोजन पानी में बह चुका है। हम सब पक्षी और हमारे बच्चे कई दिनों से बहुत भूखे हैं। हाँ रानू, पूरे जंगल में सिर्फ कालू कौवे के पास ही आम का पेड़ है, लेकिन वो हम सबको मुफ्त में आम खाने नहीं दे रहा है। रानू, इस समय में हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम हमारी मदद करो। हाँ दोस्तों, मैं आप सबकी मदद करूंगी। अब भी जाकर मैं कालू से वो पेड़ खरीद लूंगी। रानू कालू कौवे के घर चली जाती है। अरे रानू, मैंने अभी तो सब पक्षियों को यहाँ से भगाया था, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? कालू भैया, मुझे आपसे इन आम के पेड़ों को खरीदना है। बताओ, कितने पैसे चाहिए? अगर मैं रानू को आम का पेड़ बेच दूंगा तो फिर पक्षी मेरे पास से आम नहीं खरीदेंगे। नहीं 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 रानू, मैं जंगल के सब पक्षियों को पैसों में आम बेचता हूँ। मुझे काफी ज्यादा मुनाफा होता है। मैं तुम्हें पेड़ नहीं बेच सकता। तो फिर कालू भैया, मुझे आधा आम का पेड़ बेच दो। एक दिन आप पक्षियों को आम बेचो, एक दिन मैं बेचूंगी। रानू, उसके लिए तुम्हें मुझे पूरे 10,000 देने पड़ेंगे, वरना मैं आधा आम का पेड़ नहीं बेचूंगा। रानू चिड़िया कालू कौवे से 10,000 में आधा आम का पेड़ खरीद लेती है। चलो, अब मैं सभी पक्षियों को बता देती हूँ कि आधा आम का पेड़ मैंने खरीद लिया है। फिर रानू चिड़िया सीधा अपने दोस्तों के पास जाकर सारी बात बताने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों की बहुत मदद की हो। अब हम लोग और हमारे बच्चे पेट भरकर खा सकेंगे। रानू, जब तुम्हारा दिन होगा, हम सब पक्षी उस पेड़ से आम खा लिया करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो। दोस्त ही दोस्त की मदद करता है ना। अब सभी पक्षी पेड़ से मुफ्त में आम तोड़कर मजे से खाने लगते हैं। धीरे धीरे कालू कौवे के दिन में पक्षी उससे आम खरीदना बंद कर देते हैं। अरे कालू जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग तो नुकसान में पड़ जाएंगे। आप ही कुछ ना कुछ करिए। ये रानू ने मेरे साथ धोखा किया। वो अपने दिन में सारे आम मुफ्त में रख देती है और सब पक्षी मुफ्त में खाकर चले जाते हैं। जब मेरा दिन आता है
तो कोई भी पैसे देकर आम नहीं खरीदता। इस रानू की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। इससे पहले और ज्यादा नुकसान हो, मैं रानू को पूरा पेड़ ही बेच देता हूँ। रानू, और एक 10,000 दे दो, मैं तुमको सारा पेड़ दे दूंगा। नहीं कालू भैया, अब मुझे पूरा आम का पेड़ खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन में ही मेरे दोस्त अच्छे से आम खा लेते हैं। अगर तुम पहले लालच नहीं करते और पूरा पेड़ मुझे अच्छे खासे पैसों में बेच देते तो तुम्हें अच्छा मुनाफा होता। अब तो मैं आपसे पूरा आम का पेड़ नहीं खरीदूंगी। कालू कौवे को उसकी लालच बहुत महंगी पड़ जाती है। जंगल में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। रानू का पति कुछ दिनों से बीमार था। बारिश की वजह से अब रानू के घर में भोजन भी खत्म हो चुका था। माँ, ये बारिश और कितने दिन तक चलेगी? मैं तो सुबह से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। पता नहीं गुड़िया बेटी, तेरे पापा और मैं 2 दिनों से भूखे हैं। अब हम क्या करेंगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे, तभी घोंसले में से पानी टपकने लगता है। ये क्या गुड़िया बेटी, ये घोंसले में से तो पानी टपकना शुरू हो गया है। गुड़िया, जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें अब भी छत घास से ढकना होगा, वरना पानी अंदर आ जाएगा। वो दोनों माँ बेटी उस बारिश में घने जंगल में जाते हैं। जाकर वहाँ से घास लेकर वापस अपने घोंसले पर आते हैं। रानू और गुड़िया मिलकर उनके घोंसले को ठीक कर देते हैं। जहाँ जहाँ सुराख था वहाँ पर घास रख देते हैं। कुछ ही देर में छत टपकना बंद हो जाता है और घर के अंदर पानी आना बंद हो जाता है। रानू, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे लगता है कि अब मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूँ। टुन्नू जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं बाहर जाती हूँ, गुड़िया और आपके लिए कुछ न कुछ भोजन ले आ जाती हूँ। मगर रानू, तुम इतनी बारिश में कहाँ जाओगी? अगर मेरे पंख अब ठीक होते तो मैं ही अपनी बीवी और बच्ची के लिए कुछ न कुछ करता। टुन्नू जी, आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे पास पुरानी बोरी पड़ी है, इसे अपने सिर के ऊपर से ढककर भोजन ढूंढने के लिए जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर रानू चिड़िया अपने सिर के ऊपर बोरी रखकर बारिश में भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो कुछ अनाज लेकर घर आती है। जैसे ही जंगल में आधी रात होती है, रानू के घोंसले में फिर से पानी टपकना शुरू हो जाता है और जंगल में बाढ़ भी आ जाती है, जिस वजह से रानू का घोंसला पानी से भर जाता है। गुड़िया बेटी, हमारे घोंसले में पानी भर गया है, अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हाँ माँ, अब हम पापा को लेकर यहाँ से जल्द निकलते हैं। फिर रानू अपने पति टुन्नू को एक टोकरी में रखकर कहीं ऊंची जगह ले जा रही थी, लेकिन अचानक बारिश की वजह से टुन्नू चिढ़ा उस टोकरी में से फिसलकर नीचे गिर जाता है और पानी में बह जाता है। टुन्नू जी, अरे टुन्नू जी, ये क्या हो गया? मेरे पति टुन्नू जी को कोई बचाओ, कोई है? कोई भी पक्षी रानू की मदद नहीं करता। थक हार कर रानू और गुड़िया पहाड़ों के ऊपर चली जाती हैं। माँ, पता नहीं पापा जिंदा होंगे भी या नहीं। गुड़िया बेटी, ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हारे पापा कहीं न कहीं जिंदा जरूर होंगे, वो लौटकर जरूर आएंगे। सारे पक्षियों को घने जंगल में एक टेंट दिखाई देता है। वो टेंट इंसानों ने छोड़कर गए हुए थे। फिर सारे पक्षी उस टेंट में जाकर आराम से बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद रानू चिड़िया भी अपनी बेटी को लेकर टेंट में जाकर बैठ जाती है। उन सब पक्षियों को टेंट में रहते हुए 4 दिन हो जाते हैं। माँ, और कितने दिन हम लोगों को टेंट में रहना पड़ेगा? मुझे तो बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ ना कुछ करो। गुड़िया बेटी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बारिश रुकने तक हम सबको इस टेंट में ही रहना पड़ेगा। इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। बारिश रुकते ही टुन्नू अपनी पत्नी और अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उस टेंट के पास आकर पुकारने लगता है। रानू, गुड़िया, तुम लोग इस टेंट पर हो क्या? बाहर आओ। तभी रानू बाहर आती है। अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। टुन्नू जी, आप जिंदा हो और आप खड़े भी हैं। गुड़िया बेटी, बाहर आओ, देखो कौन आया है। गुड़िया अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पापा, पापा, आप ठीक हो? टुन्नू जी, ये चमत्कार कैसे हुआ? रानू, उस बाट के पानी में बहते बहते न जाने मैं कितनी दूर चला गया। फिर एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उड़ने भी लगा। 2 दिन तो मैंने सिर्फ पानी पीकर ही गुजारे। मैं तुम लोगों को कहां कहां नहीं ढूंढा, ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। मुझे क्या पता था
कि यहाँ आप दोनों मुझे मिल जाओगे। अच्छा हुआ रानू, तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। अब चलो चलते हैं, एक मजबूत सा घर बनाएंगे। इस बार कितनी भी बारिश आने दो, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। टुन्नू को देखकर रानू और गुड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर सारा जंगल घूम घूम कर मजबूत से लकड़ियां ढूंढकर अपने लिए एक अच्छा और मजबूत घर बना लेते हैं और अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में कई सारे तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। वो सभी पक्षी उस जंगल में बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए उस जंगल के पक्षी सब बेफिक्र रहते थे। उसी जंगल में रहने वाली रानू चिड़िया एक कमजोर घर में रहती थी। ऐसा करती हूँ, पहले भोजन ढूंढ कर ले आती हूँ। क्या पता सारे पक्षी अपना अपना भोजन लेकर चले जाएं, फिर बाद में मुझे भोजन ही ना मिले। ऐसा सोचकर रानू जंगल में भोजन लेने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया का घोंसला कमजोर होने के कारण हवाओं के वजह से जोर जोर से हिलने लगता है और नीचे गिर के टूट जाता है। जब चिड़िया लौट आकर अपने टूटे हुए घोंसले को देखती है तो वो चौंक जाती है। हे ऊपर वाले, मेरा घोंसला तो टूट गया, अब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ रहूंगी? कोई भी पक्षी मुझे अपने घर में नहीं रखेगा। हे ऊपर वाले, मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। हमारे जंगल में तो सूखी लकड़ियां नहीं मिलेगी घर बनाने के लिए। अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। इतनी तेज बारिश में मैं अभी दूसरे जंगल नहीं जा सकती। मुझे कल सुबह ही दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। फिर रानू किसी तरह एक पत्ते के नीचे रात बिताती है। फिर चिड़िया सुबह होते ही दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। उस जंगल में कालू और गोरी दो दुष्ट कौवे रहते थे। वो दोनों काफी ज्यादा आलसी थे। वो अपने लिए घर भी नहीं बनाते थे और भोजन तो दूसरे पक्षियों से चुरा कर खाते थे। कालू जी, आप हमारे लिए पक्का घर कब बनाओगे? हमेशा घोंसले में सोते रहते हो। गोरी, तुम्हें तो पता है मैं बहुत आलसी हूँ। वैसे भी हमको घर बनाने की क्या जरूरत है? अगर कोई पागल पक्षी मेहनत करके घर बनाएगा तो हम दोनों उसे डरा धमका कर उसका घर कब्जा कर लेंगे। अरे वाह कालू जी, क्या सोचा है आपने? मगर ऐसा पागल पक्षी कहाँ मिलेगा? तुम चिंता मत करो गोरी, कोई ना कोई पक्षी 2 दिनों में ही मिल ही जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया उस जंगल में आई हुई थी। मुझे इस जंगल में सूखी और मजबूत लकड़ियां ढूंढनी पड़ेगी, तभी मेरा घर अच्छे से बन पाएगा। चलो मैं किसी पक्षी से पूछ लेती हूँ कि सूखी और मजबूत लकड़ियां कहाँ मिलेगी। ऐसा सोचकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे कौवों का घोंसला नजर आता है। वह तुरंत उनके पास आ जाती है। कौवो, मुझे तो आप इस जंगल के लग रहे हो। मुझे बस इतना बता दीजिए कि सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेगी। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है। इस जंगल में मैं मजबूत घर बनाकर रहना चाहती हूँ। अरे वाह चिड़िया, यहाँ से तुम सीधी जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक पेड़ मिल जाएगा। उधर ही तुम्हें सूखी लकड़ियाँ भी मिल ही जाएंगी। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिड़िया वहाँ से सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। देखा कालू जी, आपने यह पागल चिड़िया ढूंढते हुए हमारे पास आ ही गई। हाँ गोरी, अब जल्दी से इसे मेहनत करके घर बनाने दो, फिर हम दोनों इसे डरा धमका कर इसका घर छीन लेंगे। और कालू जी चिड़िया को धक्के मार के बाहर निकालेंगे। फिर रानू चिड़िया को एक जगह ढेर सारे सूखी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। अरे ये क्या, ये लकड़ियाँ तो काफी ज्यादा कमजोर लग रही हैं। अब मैं क्या करूँगी? चलो मैं इसी से ही घर बना लेती हूँ। बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। कमजोर घर बनेगा तो भी कुछ दिन तक तो चल जाएगा। फिर मैं मजबूत घर बना लूंगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया उन कमजोर लकड़ियों से अपने लिए घर बना लेती है। अरे वाह, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल घर वैसा ही बनाया है। अंदर से तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो दुष्ट कौवे चिड़िया के घर आते हैं। अरे वाह चिड़िया, तुमने तो बहुत मेहनत करके अपना ये घर बनाया है। मगर अफसोस की बात ये है कि अब हम दोनों इस घर में रहने वाले हैं। चुपचाप तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना हम दोनों तुम्हें खूब मारेंगे और इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। ये आप दोनों क्या बोल रहे हो? मैंने इतनी मेहनत से मेरा घर बनाया है। आपको कोई हक नहीं बनता मेरे घर से मुझे बाहर निकालने का। चुपचाप आप दोनों यहाँ से चले जाइए। चिड़िया, क्या तुम्हें पता है इस जंगल के चील से हमारे अच्छे संबंध है। उसे कहकर तुम्हारा शोरबा बना देंगे। ये सब सुनकर चिड़िया बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है।
चिड़िया एक घने पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? पहले जिस जंगल में रहती थी वहाँ मेरा घोंसला टूट गया और यहाँ आकर मैंने मेहनत से घर बनाया तो उन कौवों ने मेरा घर ही कब्जा कर लिया। अब मैं क्या करूँगी? इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँगी? तभी चिड़िया को वहाँ पर पड़े हुए ढेर सारे बांस की लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने के बारे में सोचती है, क्यों ना मैं बांस का घर बना लूँ। बांस का घर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। ऐसा सोचकर चिड़िया बांस का घर बना लेती है। दूसरी तरफ चिड़िया का पुराना घर काफी ज्यादा कमजोर होने के कारण बारिश में टिक नहीं पाता, वो टूट जाता है। उसके नीचे कौवे दबकर उधर ही मर जाते हैं। चिड़िया बारिश के मौसम में अपने बांस के घर में आराम से रह रही थी क्योंकि अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं था। टुन्नू जी, अब घर की मरम्मत भी हो गई और हमने भोजन भी जमा कर लिया। अब बारिश का मौसम आ भी गया तो हमें बारिश से कोई परेशानी नहीं होगी। रानू, तुम दिन भर इतना सारा काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? हाँ तो टुन्नू जी, आप भी तो इतना ज्यादा काम करते हो। आप इतनी ज्यादा सूखे में भोजन खोज कर ले आते हो। रानू, मुझे तुम्हारे लिए और गुड़िया के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती है। मम्मा पापा, आप दोनों चिंता ना करें। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी सब काम मैं कर लूंगी और आप दोनों के लिए भोजन भी खोज करके ले आऊंगी। देखा टुन्नू जी, हमारी गुड़िया कितनी मीठी मीठी बातें करती है। अच्छा गुड़िया बेटी, तुम अपने पापा के साथ रहो। मैं नदी से पानी पीने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर चिड़िया पानी पीने नदी के पास चली जाती है। वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। वो थोड़ी देर तक पेड़ के नीचे आराम करना चाहती थी। बेचारी चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी एक पेड़ की डाल सीधे आकर उसके सर पर गिर जाती है। उस डाल के वजह से चिड़िया के सर में बहुत चोट आती है। वो नीचे गिर जाती है और उधर ही मर जाती है। पापा, मम्मा कब से बाहर गई हुई है, वो अभी तक घर लौटी नहीं। गुड़िया बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ घर वापस आ जाएगी। उसकी कोई दोस्त मिल गई होगी। बेचारी नन्ही सी गुड़िया ये नहीं जानती थी कि उसकी माँ बहुत दूर चली गई है और कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाली। तभी मिट्ठू तोता नदी से गुजर रहा था। वो चिड़िया को देख लेता है और तुरंत उसके पास आता है। अरे चिड़िया, ये डाल के नीचे कैसे आ गई? मुझे जल्दी से हटाना होगा। फिर मिट्ठू तोता किसी तरह उस पेड़ की डाल को वहाँ से हटा देता है। चिड़िया चिड़िया बहन, जल्दी से उठो, तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार घर में इंतजार कर रहा होगा। रानू और तोता को कबूतर दूर से देख लेता है और तुरंत उनके पास आ जाता है। कबूतर, चिड़िया डाल के नीचे गिरी हुई थी, मैंने तो डाल हटा ली, लेकिन अब चिड़िया कुछ बोल नहीं रही है। मिट्ठू, मुझे लगता है चिड़िया हम सबको छोड़कर चली गई है, ये मर गई है। कबूतर, तुम इसके घर जाकर इसके बारे में बता दो। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर कबूतर जल्दी से चिड़िया के घर चला जाता है। मगर कबूतर, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो रानू नदी से पानी पीने गई है। टुन्नू, वो पेड़ की डाल बहुत बड़ी थी, वो सीधे रानू के सर पर आकर लगी। खून बहुत बह गया, जिस वजह से रानू चिड़िया हम सबको छोड़कर चली गई। कबूतर अंकल, क्या मेरी माँ को चोट लगी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? गुड़िया अब भी बहुत छोटी थी, उसे मर जाना क्या होता है ये सब पता नहीं। देखो टुन्नू, लगता है गुड़िया अभी बहुत छोटी है, तुम रानू के बारे में इसे कुछ भी मत बताना। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया से कहता है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी, वो दूसरे जंगल गई हुई है। मगर पापा, मुझे माँ के बिना नींद कैसे आएगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर तोते से कहता है, तोते, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं, अभी मुझे लगता है टुन्नू को दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अभी वो घर अकेला कैसे संभालेगा? उसको अपनी बेटी को संभालना है और भोजन भी लाना है, कितना कुछ करना पड़ेगा उसे। हाँ कबूतर चिड़िया हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, हमें उसके परिवार के लिए कुछ तो अच्छा सोचना पड़ेगा। मिट्ठू, मेरी बीवी की एक अच्छी दोस्त है, उसका नाम पिंकी है। अगर टुन्नू मान गया तो हम पिंकी की शादी टुन्नू से करवा देंगे। हाँ कबूतर, हम दोनों अभी टुन्नू के पास जाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे। फिर कबूतर और मिट्ठू तोता टुन्नू के घर आते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, गुड़िया तो उसे अपनी माँ कभी नहीं मानेगी। टुन्नू, तुम बड़े हो और समझदार भी, गुड़िया अभी बहुत छोटी है, वो समय के साथ साथ उस चिड़िया को अपनी माँ मान लेगी। फिर टुन्नू चिड़ा भी मान जाता है। वो सब मिलकर टुन्नू की शादी पिंकी चिड़िया से करवा देते हैं। पिंकी, वो गुड़िया तो बहुत छोटी है, अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना और उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं भोजन ले आऊंगा, तुम गुड़िया और घर का ध्यान रखना। हाँ टुन्नू जी, मैं गुड़िया का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर टुन्नू पिंकी को अपने घर ले आता है। पापा,
पापा, ये आपके साथ कौन है? गुड़िया बेटी, ये आपकी दोस्त है, आपकी मम्मा ने आपके लिए भेजा है। पापा, मम्मा कब वापस आएगी? उनके बिना तो मुझे रातों को नींद नहीं आती। गुड़िया बेटी, तुम मेरे साथ सो जाना, मैं तुम्हें नए नए कहानियाँ भी सुनाऊंगी। अच्छा, मेरी दोस्त, मुझे पानी पीना है, क्या तुम मेरे साथ नदी पर चलोगी? हाँ गुड़िया बेटी, तुम चलो मेरे साथ नदी के पास, आज मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। फिर पिंकी गुड़िया को नदी के पास ले जाती है। वहाँ गोरी और कालू कौवा पहले से बैठे हुए थे। अरे वाह रानो, चिड़िया को मरे हुए तो 4 दिन भी नहीं गुजरे। टुन्नू ने नई शादी कर ली। कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। कौन है आप, और आप छोटी बच्ची के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम रानू के अच्छे दोस्त हैं। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? हम पे सवाल क्यों कर रही हो? गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ रानू मर गई है। अब वो कभी तुम्हारे पास वापस लौट कर नहीं आएगी। तुम चुप हो जाओ काली कव्वी, छोटी सी बच्ची के सामने क्या क्या बोल रही हो? गोरी आंटी, आप बताओ, मेरी माँ कहाँ है? पापा ने तो बताया है मेरी माँ दूसरे जंगल गई हुई है, वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। गुड़िया, सब झूठ है। तुम्हारी माँ मर गई है और तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी इस चिड़िया से कर ली। ये सब बातें गुड़िया को बोलकर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। आप सब ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे अभी मेरी मम्मा चाहिए। आप सब मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। गुड़िया मेरी जान, मैं आपकी मम्मा की तरह ही आपसे प्यार करूंगी, आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर पिंकी चिड़िया जल्दी से गुड़िया को घर लाती है। घर आते ही गुड़िया अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाती है। आधी रात को गुड़िया के सपने में उसकी माँ रानो चिड़िया आती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी नई मम्मा बहुत ही अच्छी है, मैंने ही उन्हें भेजा है। तुम उनसे प्यार से रहो और हर बात मानो, मैं कभी वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगी। मैं बहुत दूर चली गई हूँ। अपनी माँ को सपने में देखकर गुड़िया तुरंत आंखें खोलती है। माँ, माँ, आप कहाँ हो? आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी नई माँ के गले लग जाती है। पापा, माँ, आप दोनों मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं आप दोनों की बात मानूंगी। माँ, आज के बाद से आप ही मेरी माँ हो। उस दिन के बाद से वो परिवार फिर से खुशी खुशी से रहने लगता है। जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कौवा और कव्वी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना, अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म हैं और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर, आज मैं वहाँ ही सो जाऊंगी। जाओ जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही ना। मगर गोरी कव्वी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी, तुम इस समय? चिड़िया बहन, आज की रात मुझे अपने घर में सो लेने दे। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गोरी बहन, मेरे पास 2 ही घोंसले हैं, एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरे में मैं सोती हूँ। चिड़िया बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात चिड़िया। फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गोरी कव्वी को दे देती है। ये घोंसला तो बहुत गर्म है, मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गर्म बिस्तर बिछाया हुआ है, मेरी माँ ने दिए थे मुझे गर्म बिस्तर। फिर गोरी सो जाती है। वो रात गोरी कव्वी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गोरी कव्वी फिर से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है, मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती, तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, बड़ी बातें करने लगी है तू, मुझे भी गोरी कहते हैं। गुस्से में गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था आज तो चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। बड़ा आया, सो जा चुप करके। दूसरे दिन गोरी कव्वी चिड़िया के घर के पास छुप कर बैठ जाती है। जब चिड़िया अपनी बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गोरी कव्वी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसलों में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसलों में नहीं सोने दोगी तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोगी। गोरी वहाँ से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा, मम्मा,
हमारा घोंसला गीला है, ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है, हमारे घोंसलों में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा, कल रात आपने गोरी आंटी को घर में आने से मना किया था। यह काम जरूर गोरी आंटी ने ही किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गोरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खुजली शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुकू, अब देखना वो गौरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। कुकू बेटा, जाओ और गौरी को बताओ कि आज वो हमारे घर में सो सकती है। मम्मा, मम्मा, गोरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। कुकू जल्दी से गौरी कौवी की तरफ जाता है। आंटी, आंटी, मम्मा ने भेजा है। मम्मा कहती हैं कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान गई तुम्हारी। मम्मा मैं ना कहती थी, मुझे भी गौरी कहते हैं। गौरी कुकू के साथ जाती है। गौरी, घोंसले में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गौरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गौरी कौवी की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, ना जाने क्यों मेरे शरीर पर खुजली शुरू हो गई है। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 3 झाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर बहुत खुजली हो रही है। गौरी कौवी इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कौवी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से मर गई, मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में ना जाने क्या रखा हुआ था। हाय, मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गौरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गौरी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है। तब जाकर उसकी खुजली कम होती है, मगर बाकी की रात अपने घर में ठिठुर कर गुजारती है। उसे छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सियानी चिड़िया है। ऐसे गौरी कौवी को सजा